गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कई दिनों बाद हमारी जो है क्लास चल रही है। इससे पूर्व हमने हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए क्लास नहीं ली थी। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर दिया था, जिसके हमने 8 पार्ट बनाए थे। आज हम जो है वो आपका चौथा जो चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं, और इसके 2 या 3 पार्ट ही बनेंगे, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये। और चैप्टर जो है वो है पादप जनन की विशिष्ट विधियां। पादप जनन की विशिष्ट विधियां। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पादप जनन पादपों के जनन से संबंधित उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे जो हमने पूर्व की जो लेसन पढ़े हैं उनमें नहीं पढ़ी थी। एक्चुअल में जो जनन होता है उसे हम 2 ही भागों में बांटकर पढ़ते हैं। या तो वो होता है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर वो होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के अलावा भी कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिनके माध्यम से प्लांट जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, यानी कि प्लांट जो होते हैं वो जनन करते हैं। ठीक है, तो लैंगिक और अलैंगिक जनन के अलावा, या खासकर लैंगिक जनन के अलावा, ठीक है, पादप जनन की वे सभी विधियां विशिष्ट विधियों में शामिल की जाती हैं जिनमें निषेचन जैसी घटनाएं या अर्धसूत्रण जैसी घटनाएं कंप्लीट नहीं होती। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर 2 चीजें बहुत जरूरी होती है। क्या क्या? एक तो होता है अर्धसूत्रण, ये बहुत जरूरी है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या होता है? अर्धसूत्रण। और दूसरी जो चीज होती है अर्धसूत्रण के अलावा वो होता है निषेचन। क्या होता है? निषेचन। समझ गए? इन 2 शब्दों को आप अच्छी तरह से जान लें, क्योंकि ये दोनों शब्द जो होते हैं पादप जनन की विशिष्ट विधियों से गायब रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्धसूत्रण कब होता है? अर्धसूत्रण होता है युग्मकों के निर्माण के समय। ठीक है, युग्मकों के निर्माण के समय क्या होता है? अर्धसूत्रण होता है। और अर्धसूत्रण जो होता है उसके माध्यम से क्या किनका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स बनते हैं, जो कि किससे? 2n फॉर्म से, जो कि बीजाणुद्विज जो पादप होता है वो कंप्लीट बीजाणुद्विज पादप जो होता है 2n फॉर्म में होता है। लेकिन जब अर्धसूत्रण होता है, यानी कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं और जो दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, उनमें जब अर्धसूत्री विभाजन चलता है तब कहीं जाकर किनका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है, जिसे हम पादप की दूसरी पीढ़ी, जिसे हम युग्मकोद्भिद पीढ़ी बोल देते हैं, वो शुरुआत हो जाती है। जब युग्मक बन जाते हैं तो उसके पश्चात युग्मकों का जो शैलन होता है, क्या? युग्मकों का शैलन। युग्मकों का शैलन जो होता है, यानी कि फ्यूजन जो होता है उनका, वो क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ये दोनों चीजें किसमें होती हैं? ये दोनों की दोनों चीजें होती हैं हमारे लैंगिक जनन के अंदर शामिल। ठीक है, लैंगिक जनन के अंदर ये चीजें शामिल होती हैं। लेकिन पादप जो होते हैं उनमें लैंगिक जनन के अलावा जनन की कुछ ऐसी विधियों का भी उल्लेख मिलता है, या उनके अंदर लैंगिक जनन की कुछ ऐसी विधियां भी देखने को मिलती हैं जिनमें अर्धसूत्रण और निषेचन नहीं पाया जाता। तो जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें हम पादप जनन की विशिष्ट विधियों के अंतर्गत रखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पादप जनन की विशिष्ट विधियां। ये है चैप्टर नंबर 4, और आज जो है हम शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया कि विशिष्ट विधियों से मतलब क्या है। अब हम पादप जनन की कुछ विशिष्ट विधियों के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। 3-4 विधियां हैं, ज्यादा नहीं है। इनमें से पहली जो विधि है वो विधि है हमारी असंग जनन। क्या है? असंग जनन। ठीक है, असंग जनन विधियां। असंग जनन क्या होता है? असंग जनन का मतलब होता है, एपोमिक्सिस भी कहते हैं इसे अंग्रेजी में, एपोमिक्सिस।
एपोमिक्सिस यानी कि असंग जनन। आपने एक शब्द देख लिया यहाँ पे, असंग। संग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। असंग का मतलब नहीं जुड़ना। अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि ये पादप जनन की एक ऐसी विशिष्ट विधि है, ठीक है, जिसका लैंगिक जनन की उन विधियों के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है जिनमें अर्धसूत्रण और निषेचन नहीं हो सकता। अगर इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी कि सामान्य लैंगिक जनन का, समझना इसको अच्छी तरह से, सामान्य लैंगिक जनन का, सामान्य लैंगिक जनन जो कि पादपों में मोस्टली होता रहता है, सामान्य लैंगिक जनन का किसी भी विधि द्वारा, ठीक है, ऐसी कोई भी विधि, ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन, सामान्य लैंगिक जनन की ऐसी विधि, ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें क्या नहीं हो, अरे अभी बताया था, जिसमें दो चीजें नहीं हो, क्या क्या? जिसमें अर्धसूत्रण व निषेचन न हो, असंग जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंग जनन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। आप जानते हैं कि पादपों में सामान्य लैंगिक जनन जब विधि होती है तो उसके अंदर निषेचन होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन उस लैंगिक जनन का किसी भी ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन का मतलब कि उसके स्थान पर कोई ऐसी विधि आ जाए जिससे नया पादप बन जाए, बीज बन जाए, ठीक है, जिसमें क्या नहीं हो, जिसमें अर्धसूत्रण और निषेचन न हो, ठीक है, जिनके अंदर क्या नहीं हो, अर्धसूत्रण न हो और न ही उनमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता हो, फिर भी बीज का निर्माण हो जाए, ठीक है। तो ऐसी जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? असंग जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? असंग जनन कहलाती है, ठीक है। असंग जनन जो होता है मोस्टली अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा असंग जनन को अलग अलग रूप से परिभाषित करने की कोशिश की गई है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैंस विंकर, उनके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। मैं आपको बता देता हूं, ये जो परिभाषा है ये किसकी है? हैंस विंकलर की। हैंस विंकलर के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। सामान्यतः परिभाषा अगर हम अपने शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे कि असंग जनन का अर्थ क्या होता है कि पादप जनन की एक ऐसी विधि जिसके अंदर बगैर अर्धसूत्रण और निषेचन के जो होता है वो बीज का निर्माण हो जाए, वो असंग जनन कहलाता है, ठीक है। और हैंस विंकलर ने इसे थोड़ा सा अपने शब्दों में करने का प्रयास किया। क्या कहा है कि सामान्य लैंगिक जनन की ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन, तो जिस विधि के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, ऐसी विधि जिसमें अर्धसूत्रण और निषेचन नहीं होता है, उस विधि को हम किस नाम से जानते हैं? असंग जनन के नाम से जानते हैं, एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। ओके, सो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? हैंस विंकलर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। हैंस विंकलर के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। लेकिन सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि असंग जनन जो होता है वो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया है। उसके टाइप अलग अलग दिए गए हैं, उसके प्रकार अलग अलग दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं असंग जनन के प्रकारों की, और असंग जनन के जो प्रकार होते हैं उसमें परिभाषा, जो ये परिभाषा है हमारी इसी के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असंग जनन के प्रकार। जो भ्रूणिकी वैज्ञानिक होते हैं, यानी कि जो भ्रूणिक वेदा यानी कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनके अनुसार असंग जनन जो होता है उसके कई प्रकार माने गए हैं, ठीक है। मोस्टली जो असंग जनन होता है वो हमेशा दो प्रकार का होता है। पहला होता है बीजाणुद्भिद। कैसा होता है? बीजाणुद्भिद असंग जनन, बीजाणुद्भिद असंग जनन। और दूसरा जो होता है
वो होता है युग्मकोद्भिद असंजनन। बीजाणुद्भिद असंजनन और युग्मकोद्भिद असंजनन, नाम आपको ध्यान होगा। बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। बीजाणुद्भिद जो होता है, यानी कि जब हम क्या पढ़ते हैं, जब हम पीडी एकांतरण को पढ़ते हैं या फिर लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं किसी भी प्लांट की, हम जैसे कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं, तो एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें मोस्टली दो पीढ़ियां नजर आती हैं। एक पीढ़ी होती है बीजाणुद्भिद, कौन सी होती है, बीजाणुद्भिद, और दूसरी जो होती है वो होती है युग्मकोद्भिद। ठीक है, इसको भी पहले समझना जरूरी है, हालांकि ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है जो मैं बता रहा हूं फिलहाल ये, ठीक है, नोट तो यही करना है आपको। बाकी ये समझाने के लिए है कि बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद आखिर भला क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, बीजाणुद्भिद जो होता है वो मूल पादप होता है, जो कि किस केस में विभेदित रहता है, जड़, तना, पत्ती आदि के अंदर विभेदित रहता है। ठीक है, यानी कि जो प्लांट होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जड़ें हैं, इसका ये तना हो गया, ये इसकी शाखाएं हो गई, ठीक है, और ये इसके पुष्प वगैरह हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, बीजाणुद्भिद कहेंगे। और इसकी प्रत्येक जो कोशिका होती है वो इस समय कैसी होती है, ट्वेन फॉर्म में होती है। ठीक है, इसके पश्चात इसके अंदर क्या होते हैं, पुष्प विकसित हो जाते हैं। पुष्प जो होते हैं उसमें बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और बीजाणु मात्र कोशिकाओं के साथ साथ उसके अंदर लघु बीजाणु और दीर्घ बीजाणु दोनों से संबंधित होती हैं। उसके पश्चात इसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन वगैरह चलता है, जिससे युग्मकों का निर्माण होता है। अब चूंकि युग्मकों के निर्माण से संबंधित दो चीजें यहाँ पर, जो बीजाणुद्भिद जो अवस्था होती है उसमें जो पुष्प होता है उसके अंदर दो स्टेज होती हैं। वो कौन कौन सी, एक स्टेज होती है जिसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, पुंकेसर उपस्थित होते हैं, और दूसरी जो स्टेज होती है उसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, बोलो, पुंकेसर के अलावा क्या होते हैं, हमारा बीजांड उपस्थित होता है। ठीक है, यह हमारा स्त्रीकेसर। ठीक है, स्त्रीकेसर। अब यहां पर स्त्रीकेसर, पुंकेसर में तो किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्या बनते हैं, लघु बीजाणु। ठीक है, और स्त्रीकेसर के अंदर क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं, या मादा युग्मकोद्भिद बनता है। ठीक है, तो ये गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु जो होते हैं, इनसे किसका निर्माण हो जाता है, पराग कणों का निर्माण हो जाता है। पराग कण जो होते हैं जब अंकुरित होते हैं, जब पराग कणों का क्या होता है, अंकुरन होता है, तो उससे किसका निर्माण हो जाता है, उससे निर्माण हो जाता है नर युग्मकोद्भिद का। किसका निर्माण हो जाता है, नर युग्मकोद्भिद का। ठीक है, जब मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं तो वो जो पीढ़ी होती है वो क्या कहलाती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहलाती है। उसके पश्चात मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद दोनों के अंदर क्या चलता है, दोनों के अंदर शैलन हो जाता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के पश्चात वो किसका निर्माण करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। बीज जो होता है वो अंकुरित होकर वापस किस पीढ़ी को ले आता है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी को ले आता है। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि बीजाणुद्भिद जो होती है हमेशा द्विगुणित पीढ़ी होती है, उसकी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है, सिर्फ दो चीजों को छोड़ के, किस किस को, लघु बीजाणुओं को और मादा युग्मकोद्भिद में जो अंड कोशिका होती है उस अंड कोशिका को छोड़कर बाकी जितनी भी कोशिकाएं, लघु बीजाणुओं में जो परागकण होते हैं, ठीक है ना, उनको छोड़ के, और मादा युग्मकोद्भिद के अंदर जो अंड कोशिका होती है उनको छोड़कर पादप की प्रत्येक कोशिका कैसी फॉर्म में होती है, 2n में होती है। केवल ये जो होती हैं ये किस में होती हैं, n फॉर्म में होती है, क्योंकि मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद जब आपस में शैलन करते हैं तो उसके पश्चात बीज का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है, और वापस से बीज जो होता है वो 2n फॉर्म में आ जाता है, जो कि एक द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी को विकसित करता है। ठीक है, तो इस तरह की एक लाइफ साइकिल होती है किसके अंदर, हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि आवृतबीजी पादपों के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों का मतलब समझ गए, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। तो इन्हीं के अनुसार इनकी परिभाषा होगी, बड़ी आसान परिभाषाएं हैं, ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजाणुद्भिद जो असंजनन होता है इसे हम असंग क्या बोलते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी बोलते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता क्या बोलते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी इसे कहा जाता है।
इस प्रकार के असंजनन में जो भ्रूण का निर्माण होता है, ध्यान देना कि इसके अंदर जो भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण जो होता है उसके अंदर क्या क्या नहीं शामिल होता, उसका जो निर्माण होता है वो दो चीजों से हो सकता है, या तो बीजांडकाय से हो सकता है या फिर अध्यावरणों से हो सकता है। भ्रूण का निर्माण किससे होता है, या तो किससे होगा, बीजांडकाय से, या फिर किससे हो जाता है, अध्यावरण से। ठीक है, बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद का मतलब किसी भी पादप की ऐसी कोशिका से निर्माण हो जाता है जो ऑलरेडी कैसी होती है, 2n। आप जानते हैं कि बीजांडकाय जो होता है उसकी भी अगर गुणिता की बात करें तो किस फॉर्म में होता है, वो द्विगुणित अवस्था में होता है। अध्यावरण जो होते हैं, अध्यावरण भी कैसे होते हैं, 2n फॉर्म में ही होते हैं, समझ गए। अध्यावरण और बीजांडकाय कहाँ होते हैं, बीजांड में उपस्थित होते हैं। ये हमारा बीजांड था और बीजांड के अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है ये वाली, ये स्ट्रक्चर बीजांडकाय कहलाती है। इसके चारों ओर क्या होते हैं, अध्यावरण उपस्थित होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश उपस्थित होता है। तो क्या कहा गया है कि बीजाणुद्भिद जो होती है, जिसे हम अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं, इसके अंदर भ्रूण का जो निर्माण होता है वो बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से हो जाता है स्वतः ही। ठीक है, तो भ्रूण का जो निर्माण होता है वो किससे हो रहा है, बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी भी कोशिका से हो रहा है। तो ऐसी जो अवस्था होती है उसे हम बीजाणुद्भिद असंजनन कहते हैं। तो क्या यहाँ पर निषेचन हुआ, अर्धसूत्रण हुआ, नहीं हुआ। हुआ क्या कि जो बीजांडकाय था उसकी कोई भी एक कोशिका, ठीक है, अब सारी कोशिकाएं कैसी हैं, 2n फॉर्म में है, और या फिर अध्यावरण की कोई भी कोशिका, अध्यावरण की कोशिकाएं भी कैसी हैं, 2n फॉर्म में। और ये दोनों ही जो होती है इनकी कोई भी एक कोशिका या तो अध्यावरण की हो सकती है या बीजांडकाय की हो सकती है, वो डायरेक्ट क्या बना लेती हैं, भ्रूण बना लेती हैं। जो भ्रूण कैसा होगा, 2n फॉर्म में होगा, सीधे ही भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं। तो यहाँ पर न तो क्या हुआ, निषेचन हुआ, और न ही अर्धसूत्रण हुआ, और सीधे बीजांडकाय और अध्यावरण की किसी भी कोशिका के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी विधि को क्या कहेंगे हम, बीजाणुद्भिद असंजनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धसूत्रण और जो निषेचन होता है वो नहीं होता है। एक्चुअल में बीजाणुद्भिद असंजनन की जो प्रोसेस होती है वो ज्यादातर सिट्रिक कुल के पादपों में देखी जाती है, जैसे नींबू है, ठीक है ना, संतरा वगैरह है, या फिर आम में भी इसको देखा गया है। ठीक है, तो नींबू और आम में बीजाणुद्भिद असंजनन को देखा गया है। इसकी परिभाषा जो है वो आप समझ लीजिए, इसको क्या चीज है, ये समझ में आ गया आपके, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरा जो है हमारा वो है युग्मकोद्भिद असंजनन। युग्मकोद्भिद असंजनन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर भ्रूण का जो परिवर्तन होता है वो अगुणित जो भ्रूणकोश है उसकी किसी भी कोशिका से हो जाता है। ठीक है, भ्रूण का परिवर्धन भ्रूणकोश की किसी भी अगुणित कोशिका से, ठीक है, भ्रूण की किसी भी अगुणित कोशिका से इनका निर्माण होता है, और यह दो प्रकार की हो सकती है। ठीक है, यदि अंड कोशिका से हो रहा है या फिर अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी दूसरी कोशिकाओं से हो रहा है, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। बीजाणुद्भिद को आप समझ गए। बीजाणुद्भिद का मतलब क्या है कि बीजाणुद्भिद का मतलब ये होता है कि असंजनन में भ्रूण का जो निर्माण होता है, इस प्रकार के असंजनन में भ्रूण का जो निर्माण होता है वो बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी भी कोशिका से हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भ्रूण के परिवर्तन युग्मकोद्भिद की। युग्मकोद्भिद में आप जानते हैं कि हमारा जो बीजांड होता है, बीजांड के सबसे अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जानते हैं हम, ये स्ट्रक्चर जो होती है ये भ्रूण कोश के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और भ्रूण कोश के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो अगुणित होती हैं। कैसी होती हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं। मान लीजिए कि ये हमारा भ्रूण कोश है, इसके अंदर नीचे सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिका, ऊपर की ओर कैसी होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यही कहा गया है कि ऊपर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका होती है। ये सारी की सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं, ये सारी की सारी कोशिकाएं माय डियर स्टूडेंट कैसी होती हैं, अगुणित अवस्था में होती हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर ये परिभाषा काम आएगी
कि भ्रूण का परिवर्तन अगर भ्रूण कोश की किसी भी अगुणित कोशिका से हो रहा है, अगर भ्रूण का परिवर्तन भ्रूण कोश की किसी भी अगुणित कोशिका से हो रहा है, अगुणित का मतलब या तो प्रतिमुखी कोशिकाओं से हो रहा है या फिर अंड कोशिका से हो रहा है, तो इस प्रकार के असंग जनन को हम युग्मकोद्भिद असंग जनन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद असंग जनन के नाम से जानते हैं। समझ गए क्या कहलाता है ये युग्मकोद्भिद असंग जनन कहलाता है। अब युग्मकोद्भिद जो असंग जनन होता है वो दो प्रकार से घटित होता है, ठीक है। वो कैसे कैसे हो सकता है? युग्मकोद्भिद असंग जनन। युग्मकोद्भिद असंग जनन का मतलब क्या हुआ कि जो भ्रूण का निर्माण है, भ्रूण का निर्माण किससे हुआ है? भ्रूण कोश की किसी अगुणित कोशिका से, राइट। अब अगुणित जो कोशिकाएं होती हैं ये कई होती हैं, अंड कोशिका भी अगुणित कोशिका है, ठीक है, या फिर हमारी जो कौन सी है प्रतिमुखी जो कोशिकाएं वो भी अगुणित कोशिकाएं हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये इसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कब का कैसे कैसे? यदि जो भ्रूण का निर्माण है, यदि भ्रूण का निर्माण किससे हो रहा है? यदि भ्रूण का निर्माण ऐसी निषेचित अंड कोशिका से हो रहा है, ठीक है, यदि भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है तो इसे, यदि भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से हो रहा है, क्योंकि निषेचन तो यहाँ है ही नहीं, तो अंड कैसा रहेगा? अनिषेचित रहेगा। अगर अनिषेचित अंड कोशिका से हो रहा है तो ये जो विधि होती है ये क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? अनिषेक जनन कहते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है? यदि भ्रूण का जो निर्माण हो रहा है भ्रूण की किसी भी अन्य अगुणित कोशिका से हो रहा है, यदि भ्रूण का निर्माण, यदि भ्रूण का जो निर्माण है वो किससे हो रहा है? अंड कोशिका के अलावा, अंड कोशिका के अलावा किसी भी अगुणित कोशिका, जैसे क्या क्या शेष रह गई? जैसे सहायक सेल्स, सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से होता है, प्रतिमुखी कोशिका से होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम अपयुग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपयुग्मन कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपयुग्मन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, असंग जनन जो होता है वो परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पूरे पाठ में बहुगुणता और असंग जनन, पादप जनन की दो ही विशिष्ट विधियों के बारे में हम पढ़ते हैं। असंग जनन जो होता है उसका मतलब क्या है कि सामान्य लैंगिक जनन की किसी भी ऐसी विधि, ठीक है, जिसके अंदर निषेचन और अर्धसूत्रण जैसी घटनाएं नहीं होती हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। असंग जनन जो होता है वो दो प्रकार से घटित होता है, एक जो बीजाणुद्भिद असंग जनन होता है और दूसरा युग्मकोद्भिद असंग जनन होता है। बीजाणुद्भिद का मतलब क्या होता है कि जब इसे हम अपस्थानिक भ्रूणता के नाम से भी जानते हैं। बीजाणुद्भिद असंग जनन में क्या होता है कि भ्रूण का जो निर्माण होता है वो हमारे बीजांड या धारण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है, जिसके अंदर बनने वाला जो भ्रूण होता है वो हमेशा कैसा रहता है?
2n स्टेज में आ जाता है, ठीक है, द्विगुणित भी होता है। अर्थात यहाँ पर जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, बीजांडकार और अध्यावरण से हो रहा है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि यदि भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय की किसी भी कोशिका से हो रहा है तो इस विधि को किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये विधि है बीजाणुद्भिद असंजनन कहलाएगी। युग्मकोद्भिद में क्या कहेंगे कि युग्मकोद्भिद का अर्थ होता है युग्मक जहां पर निर्मित हो रहे हैं। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है कि भ्रूण का, जहां पर भ्रूण का निर्माण जो होता है वो भ्रूण कोश की किसी भी अगुणित कोशिका से अगर हो रहा है, ठीक है, अगर भ्रूण का निर्माण किसी भी अगुणित कोशिका से हो रहा है तो उसे हम युग्मकोद्भिद असंजनन कहते हैं। अब आप जानते हैं कि भ्रूण कोश जो होता है उसमें अगुणित कोशिकाएं कई होती हैं, जैसे अंड कोशिका भी अगुणित कोशिका है, उसके साथ जुड़ी हुई सहायक कोशिकाएं भी अगुणित कोशिकाएं होती हैं, ऊपर की ओर निभाग सिरे की ओर स्थित जो हमारी प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं भी अगुणित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यदि भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड से हो रहा है, केवल किससे हो रहा है, अंड कोशिका से हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं, जो कि युग्मकोद्भिद असंजनन के अंतर्गत आता है। और यदि अंड कोशिका के अलावा किसी भी कोशिका से हो रहा है जो कि अगुणित है, चाहे वो सहायक कोशिका से हो चाहे वो प्रतिमुखी कोशिकाओं से हो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम अपयुग्मन के नाम से जानते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो है कि क्या बनने वाला जो युग्मकोद्भिद असंजनन के अंतर्गत बनने वाला या विकसित होने वाला जो भ्रूण होता है उसकी सूत्रता क्या होगी, वो कैसा होगा, अगुणित होगा, द्विगुणित होगा, त्रिगुणित होगा। यह आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके व्हाट्सएप पे जरूर बताना कि युग्मकोद्भिद जो असंजनन होता है उसमें भ्रूण जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, द्विगुणित है, अगुणित है या फिर त्रिगुणित है, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया है, समझ में आ गया ये सब चीजें। तो आज का हमारा टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक असंजनन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। इसमें हमने आपको परिभाषा बताई जो कि हेंस फ्लिंकर के द्वारा दी गई थी। असंजनन के प्रकार पढ़े जो कि दो प्रकार का होता है, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे। इसके नोट्स जो है मैं भेज दूंगा। फिर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे पास सिर्फ 5 बच्चों के जो है वो व्हाट्सएप नंबर हैं। कौन कौन है वो बच्चे, प्रीति अभय सिंह, उसने मेरे को नंबर भेज रखे हैं, सेंड कर रखे हैं। कविता सुबे सिंह ने भेज रखे हैं, धोली ने भेज रखे हैं, साक्षी ने भेज रखे हैं, ठीक है। और एक और है, कौन है, इन्हीं बच्चों के मेरे पास क्या है, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है। सो मुझे नोट्स भेजने में दिक्कत आ रही है, तो सभी बच्चे ब्रॉडकास्ट से जुड़ जाइए ताकि मैं पिछला जो तीसरा जो चैप्टर आपको पढ़ाया उसके पीडीएफ आपको उपलब्ध करा सकूं, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप साइट कर सकते हैं 2 चीजों को। पहले तो आप मुझे क्या भेजेंगे, व्हाट्सएप भेजेंगे। अगर फिर भी आपको समस्या आ रही है तो इसका मैं एक सॉल्यूशन करता हूं आपके सामने कि मेरा एक खुद का चैनल है, जिस चैनल का जो नाम है वो है, कैपिटल लेटर में है, ASG बायो स्टडी, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। ASG बायो स्टडी के नाम से मेरा खुद का चैनल है, ठीक है, जिसमें मेरे बच्चे की एक तस्वीर आएगी इधर यहाँ पे कोने में। जैसे आप ओपन करेंगे इसको तो एक बच्चे की तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसके ऊपर आप क्लिक करें, इसे सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर आपको इनके नोट्स PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, तो सभी बच्चे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ASG बायो स्टडी को, ठीक है। ये पूरे साल आपके काम आने वाला चैनल है, जिसमें अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू भी हो जाएंगी उसके अलावा भी मैं आपको वीडियो जो है इसके माध्यम से उपलब्ध कराता रहूंगा, नोट्स उपलब्ध कराता रहूंगा, ठीक है। और छोटी छोटी चीजें जो आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी वो टॉपिक भी मैं उसके अंदर आपकी क्लियर कराता रहूंगा। तो इसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को दबा देना। बेल आइकन के पश्चात आपको इसके नोटिफिकेशन जो है वो जारी होते रहेंगे। ASG बायो स्टडी फिर से दोहरा देता हूं, जिसपे आपको आपके तीसरे चैप्टर की जो नोट्स हैं वो PDF के रूप में उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। आज या कल में मैं PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे होम एंड बी सेफ।